क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध। प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर हम कर चुके हैं। अब उसके बाद में अगले सिद्धांत जो दिए गए वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब होता है जब प्रबंधक जो है सिद्धांत या कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि अपना कार्य करते समय वो वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। कुछ सिद्धांत जो कि वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे, साइंटिफिक तरीके से बनाए गए थे, उनको हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल दिया। तो इसको जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत थे ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा हमारे को दिए गए थे। ये अमेरिकन एक मैकेनिकल इंजीनियर था जिसने अपनी बुक भी लिखी, आर्टिकल भी लिखा है, सीरीज़ ऑफ आर्टिकल इन्होंने लिखा जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस बुक में ये सारे सिद्धांत जो थे मेंशन थे। यहाँ पर ये बताया गया वैज्ञानिक ढंग से कैसे हम प्रबंध जो है वो कर सकते हैं, मतलब प्रबंधक कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर यही बोला गया कि हर काम को बहुत गहराई से विश्लेषण या अध्ययन करना है। डेफिनेशन यहाँ पर हम आएंगे। F.W. टेलर के अनुसार बोलता है द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट meant to do and that seeing that they do it in the बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए आर्ट, ये कला होती है, ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, ये जानना कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट वेंट टू डू, कि हम लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, एंड देन सीइंग दैट, और ये देखना दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, उसको सबसे अच्छे तरीके से करें और सस्ते तरीके से करें। तो वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए, और फिर ये देखना कि वो उसको सर्वोत्तम तरीके, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे तरीके से करेंगे तथा मितव्ययिता के साथ पूरा करें। मितव्ययिता मतलब कम से कम खर्चे में उस कार्य को पूरा करें। तो अगले आता है टॉपिक हमारा वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या फिर विशेषताएं, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है यह एक व्यवस्थित विचारधारा, इट्स सिस्टमेटिक अप्रोच। प्रत्येक काम जो है वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से करना, इसलिए ये व्यवस्थित विचारधारा है, सिस्टमेटिक काम है, ऐसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला जाता है। सेकंड है ये पूर्णतः मानसिक परिवर्तन लाती है, इट्स ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। यहाँ पर ये बोला गया कि सभी के सभी, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो स्वामी है, सबका उद्देश्य एक ही होगा कि हम संस्था के हित के लिए काम करेंगे। हमने बहुत बढ़िया किस्म का उत्पादन करना है, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कम से कम कीमत में उत्पादन करना है। इसका परिणाम ये होता है जब हम बढ़िया किस्म का उत्पादन करते हैं और कम कीमत पर उत्पादन करते हैं तो उसका परिणाम होगा बिक्री का बढ़ना, और जब बिक्री बढ़ेगी तो लाभ भी हमारा बढ़ता है। तीसरा पॉइंट आएगा यह परंपरागत प्रबंध का विरोधी है, डिस्कार्ड्स द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर ये बोलता है कि जैसे पहले परंपरा चली आ रही थी वैसे ही हम काम कर रहे थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। हमारे को कार्य करने के जो आधुनिक तरीके हैं, मॉडर्न नई न्यू टेक्निक्स हैं, उनको सुधारना है, उनको अपनाना है, ताकि हमारे श्रमिकों की काम करने की क्षमता, वर्किंग एफिशिएंसी हमारी जो है वो बढ़े। चौथा पॉइंट है इसमें नियमों का कठोरता से पालन होता है, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स। सामान्यतः यहाँ पर जो नियम बनाए जाते हैं वो बहुत गहरी जांच पड़ताल के बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाए जाते हैं, और फिर ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति नियमों से बाहर नहीं चलेगा और कोई गलती नहीं करेगा। गलती के चांसेस यहाँ पर बहुत कम होते हैं क्योंकि हमने इन नियमों को बनाने से पहले बहुत बार टेस्ट कर लिया। पांचवा पॉइंट है इसका उद्देश्य श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाना होता है, इट्स टारगेट इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। हम टाइम मोशन स्टडी करते हैं, फटीग स्टडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे वर्कर की काम की करने की क्षमता बढ़ेगी। छठा पॉइंट ये विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करता है, इट गिव्स ड्यू वेटेज टू द स्पेशलाइजेशन। हम काम को बहुत छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और एक व्यक्ति को काम का एक छोटा सा भाग देते हैं जिससे वो कार्य को करने में एक्सपर्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है ये बड़ी संस्था के लिए बहुत उपयोगी होता है, इट्स मोर यूजफुल फॉर द लार्ज कंसर्न्स, क्योंकि बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, छोटे मोटे व्यवसाय जो है इसको नहीं अपना पाते, इसमें काफ़ी सारी रिसर्च करनी होती है। आठवां पॉइंट है यह मित या अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, इट अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज। यहाँ पर अपव्यय मतलब वेस्टेज जो है उसको कम से कम किया जाता है। ये देखा जाता है कि टाइम वेस्ट ना हो, कच्चा माल वेस्ट ना हो, मशीनों की कोई नुकसान ना हो, या बचत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित हमारा होता है। नाइन्थ पॉइंट है ये निश्चित योजना होती है, इट्स एन डेफिनेट प्लान। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना हम बनाते हैं और उसी योजना के अनुसार फिर सारे के सारे वर्कर या पूरी संस्था जो है काम करती है। टेंथ पॉइंट है नियमों का समूह, ए सेट ऑफ द रूल्स। यहाँ पर
ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारी योजना जो है वो सफल हो जाए, इसलिए कुछ नियमों का समूह बनाया जाता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं और पूरी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी को नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। 11वां पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज द एफिशिएंसी। जब हम आधुनिक तरीके से काम करते हैं, आधुनिक मशीनों से काम करते हैं, तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। 12वां पॉइंट है सहयोग या फिर कोऑपरेशन। वर्कर्स के बीच में आपस में सहयोग कोऑपरेशन होना चाहिए। सहयोग की कोऑपरेशन पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। तो वर्कर्स के बीच में सहयोग होना चाहिए, मैनेजर्स के बीच में सहयोग होना चाहिए और मैनेजर और वर्कर भी आपस में मिलजुल कर कार्य करें। अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या है, या फिर एम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आते हैं, पहला उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि। तो वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नई तकनीकों को अपनाते हैं, पुराने तरीकों को हम छोड़ देते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। सेकंड है प्रति इकाई लागत व्यय में कमी, रिडक्शन इन द कॉस्ट पर यूनिट। साधनों का अधिकतम उपयोग करने से हमारे को वस्तुएं सस्ती पड़ती हैं, तो प्रति वस्तु लागत जो है, खर्चा जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बढ़िया किस्म का उत्पादन या क्वालिटी प्रोडक्शन। हमारे को जो सामान दिया जाता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, वो स्टैंडर्डाइज होता है, प्रमाणित होता है, बढ़िया किस्म की मशीनें दी जाती हैं, लगातार निरीक्षण या सुपरविज़न होता है, तो उत्पादन बढ़िया किस्म का होता है। फोर्थ है उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति, राइट वर्क फॉर द राइट मैन। हम वर्कर्स को चुनते हैं कार्य के लिए, तो बहुत सही तरीके से वर्कर को चुना जाता है जो उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, और चुनाव करने के बाद उसको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है पाँचवा पॉइंट, सामान की बर्बादी व मशीनों के क्षय को रोकना, टू कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ गुड्स इन द मशीन। लगातार यहाँ पर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस, आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, सूचनाएं दी जाती हैं, जिसके कारण वर्कर जो है गलती नहीं करते, वेस्टेज नहीं होती। 6 पॉइंट है प्रेरणादायक मजदूरी योजना, लेबर इंसेंटिव प्लान्स। इसका मतलब है जो वर्कर जितना ज़्यादा उत्पादन करेगा उसको उतनी ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है, तो ज़्यादा तनख्वाह के लालच में वर्कर ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जिससे हमारी संस्था का उत्पादन बढ़ जाता है। 7 पॉइंट हमारे को दिया गया प्रबंधकों व श्रमिकों में मानसिक क्रांति, मेंटल रेवोल्यूशन ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। पूरा सिद्धांत हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसका आसान सी भाषा में ये हुआ कि सभी के सभी अपने अपने लाभ हित को छोड़कर संस्था के हित के लिए काम करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। समाज का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर यही लक्ष्य होता है, लाभ भी कमाना और समाज को भी हित प्रदान करना। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट एन रूल ऑफ थंब। गहरी जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, इससे हमारे कार्य करने की प्रगति में सुधार आता है, काम करने की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है, नई खोज हम करते हैं, नई मशीनें हम लगाते हैं, जिससे हमारा काम करना सरल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है मैत्री ना कि मतभेद, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर श्रम और प्रबंध, श्रम का मतलब श्रमिक, प्रबंध का मतलब मैनेजर्स, आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों को मिल करके कार्य करना है, झगड़ों को समाप्त करना है, यही मेंटल रेवोल्यूशन है। मैत्रीपूर्ण तरीके से कार्य करें, हारमोनी से कार्य करें, मतभेद नहीं करें। थर्ड पॉइंट है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। यहाँ पर बोला गया प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कि मेरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचे, बल्कि सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करना है, तब संस्था को अधिक लाभ होता है। चौथा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता, सफलता तक विकास, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो मैक्सिमम कर सकता है उतना योगदान दे संस्था की भलाई के लिए। इसके लिए हम उसको पर्याप्त ट्रेनिंग देते हैं, रुचि के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है, वर्कर की इससे कुशलता बढ़ जाती है, श्रमिक और संस्था दोनों को इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अगला हमारा टॉपिक है क्रियात्मक फोरमैनशिप या क्रियात्मक संगठन, या फंक्शनल फोरमैनशिप या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डायग्राम देखते हैं हम यहाँ पर, डायग्राम के से समझते हैं इसको। यहाँ पर सबसे ऊपर है हमारा उत्पादन प्रबंधक या प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे आता है हमारा सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट के नीचे आते हैं योजना अधिकारी, प्लानिंग इंचार्ज हमारा होता है ये, और योजना अधिकारी योजना बनाने का काम करता है, मतलब ये ऑफिस में बैठे होते हैं, और उत्पादन अधिकारी ये प्रोडक्शन इंचार्ज ये फैक्ट्री में होते हैं जो उत्पादन को करवाते हैं, जो फैक्ट्री वर्कशॉप लेवल पर ये होते हैं। अब योजना अधिकारी के नीचे भी अधिकारी हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्य मार्ग लिपिक, रूटीन क्लर्क हमारा है, निर्देशन कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, समय व लागत लिपिक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, अनुशासन लिपिक होता है,
ये डिसिप्लिन क्लर्क होता है। और प्रोडक्शन इंचार्ज हमारा जो उत्पादन अधिकारी, इसके नीचे टोली नायक, गैंग बॉस, गति नायक स्पीड बॉस, मरम्मत नायक रिपेयर बॉस और निरीक्षक इंस्पेक्टर आते हैं। के कार्यों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप में क्या होता है, ये विशिष्टीकरण पर आधारित होती है। एक आदमी अपने अपने कार्य का एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर सभी व्यक्ति अधिकारी जो हैं वो अपने अपने कार्य के विशेषज्ञ होते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि एक कर्मचारी के ऊपर बहुत सारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं और हमारी संस्था के कर्मचारी इन सभी विशेषज्ञों की योग्यता का पूरा लाभ उठाएं। इट्स इम्पैक्ट इज इनडायरेक्ट ट्रेनिंग टू द वर्कर्स बाय द 8 एक्सपर्ट्स। यहाँ पर हमारे पास 8 अधिकारी होते हैं और उनके नीचे सारे वर्कर काम करते हैं। तो कहने का मतलब प्रत्येक वर्कर को ये 8 अधिकारी एक प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से कार्य, जब कोई समस्या आती है तो ये उसे बताते हैं कैसे हल करना है। तो एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। इनके कार्य देखें आप। रूटीन क्लर्क या रूट क्लर्क हमारा जो होता है ये कार्य करने का मार्ग बताता है, क्रम बताता है कि पहले क्या क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मार्ग क्या है उसका, आज कहाँ क्या करना है, किस मार्ग से कच्चा माल जो है तैयार माल में परिवर्तित होगा। उसके बाद अगला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका मतलब है ये कार्ड के ऊपर कार्य की प्रकृति, किस प्रकार का कार्य है, उस करने की विधि क्या है, उसके लिए क्या सामग्री का यूज़ किया जाएगा, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, मशीनों की सूचना देता है कौन कौन सी मशीनें यूज़ की जाएंगी, कार्य के आदेश तैयार किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर, और कर्मचारी तक ये सारी सूचनाएं पहुँचाता है। उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये बताता है कि कब कार्य शुरू करना है, कब कार्य ख़त्म करना है, कुल काम करते समय कितना समय लगेगा, जो वस्तु हम बना रहे हैं उत्पादित वस्तु, उसकी लागत कितनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफिसर। ये देखता है कि हर कार्य जो है सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है कि नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है कि नहीं, पूरी फैक्ट्री जो है उसमें अनुशासन का पालन हो रहा है। अगर कोई झगड़ा हो जाता है उसको निपटारा करने का काम ये करेगा। अगर कोई वर्कर सही तरीके से इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता है तो पनिशमेंट, फाइन, दंड इत्यादि की व्यवस्था यही अरेंज करता है। अगला है टोली नायक या गैंग बॉस। ये श्रमिक, मशीनों, साधनों, साधन मतलब हमारे जो रॉ मटेरियल वगैरह हैं, औजार की इंतज़ाम या व्यवस्था करता है कि श्रमिक हमारे को जितने चाहिए उतने हैं कि नहीं, मशीनें जितनी चाहिए, साधन, रॉ मटेरियल वगैरह औजार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है नहीं। और ये जो ग्रुप होता है पूरा वर्कर्स का, उसका लीडर भी होता है। अगला है स्पीड बॉस। ये देखता है कि वर्कर सभी प्रॉपर स्पीड से, पर्याप्त गति से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये देखता है कि अगर कोई गलती हो रही है, देरी हो रही है, अगर स्पीड कम है तो उस देरी का कारण क्या है, और जिस कारण से वो दे रही है उस कारण को रिमूव करता है, ये उस कारण को हटाने की पूरी कोशिश करता है। अगला है हमारा रिपेयर बॉस। इसका मतलब ये है, ये मशीनों की देखभाल करता है, उनको सही बना कर रखता है, मेंटेनेंस उनकी करता है, प्रॉपर ऑयलिंग, उनको तेल दिया जाना, मशीनों की साफ़ सफाई, उनको रिपेयर करना। और ये भी देखता है कि मशीनों के साथ कोई दुर्व्यवहार या गलत तरीके से मशीन वर्कर तो नहीं चला रहे। अगला हमारा है इंस्पेक्टर। ये चेक करता है कि जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षण करना, ये चेक करता है कि जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं, प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं। अगर ये उसकी क्वालिटी में कोई डेविएशन है, कोई विचलन है, कोई कमी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन या सुधारात्मक कार्रवाई ये करवाता है।